अभी आप लोग आज मैं आपको नागरिकता के बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है। और इसके बाद में हमारा जो है, आपने देखा होगा टीवी में, रेडियो में, विभिन्न संचार माध्यमों में, इंटरनेट के माध्यम से कि सीएए और एनआरसी में विवाद। सीएए क्या है बताइए आप पीछे। व्हाट डू यू मीन बाय सीएए? और एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या है? जोर से बोलो। यस, सीएए। और एनआरसी क्या है आप बताइए। ऐसा है कि अभी जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सिटीजनशिप में नागरिकता, अब ये नागरिकता क्या होता है? नागरिकता कुछ स्पेशल पावर्स एंड प्रिविलेज मिलते हैं किसी व्यक्ति को, उसको उस भौगोलिक क्षेत्र में, एरिया में उसको नागरिक बोलते हैं। और जो वो चीज़ नहीं है, जो स्पेशल पावर एंड प्रिविलेज नहीं मिलते हैं, उसको बोलते हैं एलियंस, मतलब विदेशी, ठीक है। ये दो भाग हैं। हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप का विधान किया गया है। सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, एकल नागरिकता, चाहे आप तमिलनाडु के हों, यूपी के हों, बिहार के हों, मणिपुर के हों, कहीं भी हों, आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर कोई मिसिसिपी का रहने वाला है तो उसका नागरिकता मिसिसिपी का भी है और फिर वो अमेरिका का है। तो वहाँ पर क्या है, डबल सिटीजनशिप है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप इन इंडिया आज हमारा टॉपिक है। और एक स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि आप सीएए और एनआरसी के कंट्रोवर्सी के बारे में भी बताइए, मैंने ये विवाद क्या चल रहा था। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट सीएए को बोलते हैं, ठीक है। पहले इसको CAB कहते थे जब तक वो बिल पास नहीं हुआ था। व्हेन बिल इज पास्ड एंड साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, व्हाट डज दिस मीन? इसको बोलते हैं एक्ट, वो कानून के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बिफोर दैट उसको विधेयक कहते हैं। तो पहले आपने जो देखा होगा, वो जो पेपरों में छपते थे, लोग CAB कहते थे। बाद में जब वो कानून हो गया तो उसको CAA माने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, या हिंदी में नागरिकता संशोधन कानून, और एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। अब हमारे देश में जो सिंगल जो प्रावधान है वो क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। ये CAA और एनआरसी के जो कंट्रोवर्सी है, सबसे पहले मैं उसी पर बात कर लेता हूं, क्योंकि ये एक ज्वलंत मुद्दा है और इस पर आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो भारत सरकार ने क्या किया, कानून क्या पास बनाया कि हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, और एक और कौन सा है, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, पारसीज, जैन, बुद्धिस्ट और सिख्स, ये 6 जो धर्मावलंबी के लोग हैं या रिलीजियस डिनोमिनेशन के लोग हैं, अगर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये तीनों कंट्री हमारे पड़ोसी हैं। और ये तीनों कंट्री क्या है, इस्लामिक कंट्री हैं। इस्लामिक कंट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों?
नहीं, डोमिनेशन तो है, लेकिन उन्होंने क्लियर ये लिखा है कि पाकिस्तान विल बी एन इस्लामिक स्टेट। व्हाट डज दिस इट मीन? हिंदुस्तान में लिखा है क्या कि इंडिया विल बी ए हिंदू स्टेट है? तो अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान तीनों देशों ने लिखा है कि जो उनका कंट्री होगा वो क्या होगा? इस्लामिक कंट्री, इस्लाम। इसका मतलब हुआ कि हेड ऑफ द स्टेट जो होगा वो इस्लाम का मानने वाला होगा। स्टेट शैल डिनाई ऑल द अदर रिलीजियस पीपुल टू अचीव द हाईएस्ट पोस्ट। ठीक है, पहला तो उसका ये फैक्टर होता है। और बहुत सारे मामले में ऐसा होता है कि वहाँ पर जो हायर पोस्ट हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, ठीक है, तो वहाँ पर दूसरे धर्मावलंबी के लोग, जैसे हिंदू या सिख या क्रिश्चियन या पारसी या जैन या बुद्धिस्ट, जो मैंने अभी आपको बताया, ये कभी उस पद पर नहीं पहुंच सकते। देयर इज ए क्लियर कट डिस्क्रिमिनेशन। अपने हिंदुस्तान में क्या है, आपने देखा होगा जाकिर हुसैन हिंदुस्तान के तीसरे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना था कि नहीं बना था? ठीक है। और हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना था। ठीक है। तो हमारे, अच्छा, सिख प्रधानमंत्री बना मनमोहन सिंह। ठीक है। तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो सर्वोच्च पद पर पहुंच सकता है। और सर्वोच्च पद के अलावा जो संवैधानिक पद हैं, संवैधानिक पद कौन कौन से हैं? जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनको संवैधानिक पोस्ट कहा जाता है। संवैधानिक पोस्ट उन पदों को कहा जाता है जिनका तनख्वाह कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकलता है। ठीक है। क्यों? कि उस पर वोटिंग नहीं की जा सकती है, पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं की जा सकती उनके तनख्वाह पर। उनके पीरियड में रहते हुए उनके तनख्वाह को कम नहीं किया जा सकता है। ये इसका डिफरेंस है। ये चीज आप लोग को पहले मालूम था? क्या मालूम था आपको? आपने कॉन्स्टिट्यूशन अनेक बार पढ़ा होगा, लेकिन यू माइट नॉट बी नोइंग दिस। तो दे आर सटल, छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों के समझ में नहीं आता है। ये क्लास में ही समझाया जा सकता है। ठीक है। तो ये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये अपने आप को डिक्लेयर्ड इस्लामिक स्टेट मानता है। हमारा देश नहीं मानता है। हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, वेयर सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग कानून के समक्ष समान हैं। ठीक है। और अब तो प्रियम्बुल में 1976 के में 42वें संशोधन के द्वारा तो साफ लिख दिया गया है। पहले तो वो छुपा हुआ था, इनहेरेंट था। अब क्या हो गया? सोशलिज्म, समाजवाद और सेकुलरिज्म, और तीसरा वर्ड क्या है जो 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? बताइए। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, लास्ट पैरा में। ठीक है। तो ये तीनों वर्ड जोड़ दिए गए हैं। अब तो हिंदुस्तान एक डिक्लेयर्ड सेकुलर कंट्री है। ठीक है। अब सीएए में क्या हुआ? भारत सरकार ने जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया, उसका प्रावधान क्या है कि हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और सिख अगर ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर को या 31 दिसंबर 2014 के पहले, ऑन और बिफोर, ये अगर आए हैं, ठीक है, तो दे आर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। व्हाट डज दिस मीन? ये अप्लाई, ये क्यों, मतलब आप किसी देश में अगर आप जाते हो तो उसके लिए आपको वीजा चाहिए ना। लेकिन इसमें क्या है, ये लोग ऐसे लोग हैं जो बिना वीजा प्राप्त किए हुए हिंदुस्तान में आ गए, मतलब इलीगल माइग्रेंट हैं, इमिग्रेंट हैं। ठीक है। चोरी छुपे आए हैं। ऐसे तो प्रावधान, कानून में तो प्रावधान है कि चोरी छुपे वाले को हम कभी भी नहीं दे सकते नागरिकता। ठीक है। अब लीगली अगर कोई आता है, अप्लाई करेगा, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि नागरिकता कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो नागरिकता प्राप्त करने के 4 प्रकार हैं, वो अभी हम आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2014 के दिन या उसके पहले
जो भी लोग बाहर से आए हैं, मैंने इन तीनों देशों से आए हैं, और अगर ये हिंदू हैं, क्रिश्चियन हैं, पारसी हैं, जैन, बुद्धिस्ट और सिख, तो ये नागरिकता के लिए एलिजिबल होंगे। इसका मतलब नहीं हुआ कि भारत सरकार उसको नागरिकता दे देगा। पहले जो फॉरेनर्स एक्ट है अपने यहाँ, जो हिंदुस्तान में 1946 में बना हुआ है, उसके तहत में जेल जाते हैं। अगर ये पकड़े जाते कि ये चोरी छुपे हिंदुस्तान में आए हैं, तो पुलिस इनके खिलाफ में मुकदमा कायम करके इनको जेल भेज सकती है अंडर फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एक्ट। ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये इनको एलिजिबल बना दिया गया, लेकिन एलिजिबल से मतलब ये नहीं कि उनको कन्फर्मेंट ऑफ द राइट दे दिया गया, क्योंकि उसमें जांच किया जाएगा। ये बहुत लोगों को भ्रांति है कि उनको नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। उनके एंटीसीडेंट की, उनके पास्ट रिकॉर्ड की जांच की जाएगी, वो सही में हिंदू हैं या नहीं हैं। हो सकता है कि वो छद्मवेश में, हो सकता है पाकिस्तान में मुसलमान हो, हिंदुस्तान में आने के उद्देश्य से उन्होंने अपने आप को हिंदू घोषित कर लिया हो या बुद्धिस्ट घोषित कर लिया हो। ठीक है। तो देयर मे बी सो मेनी कॉजेज, इट शैल बी इंक्वायर इनटू, कि जांच किया जाएंगे कि क्या सही में जो इनका आवेदन पत्र है, अभ्यावेदन है, वो सही में जेन्युइन है या नहीं है। और उसके बाद ही सरकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि क्या उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी या नहीं की जाएगी। ठीक है, क्लियर है। यही तो विवाद का कारण है, इसी पर हम आ रहे हैं। लेकिन इस कानून में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या क्या उन्होंने मुस्लिम को छोड़ दिया। दे एक्सक्लूडेड मुस्लिम। अब दोस्तों, इसमें एक पॉइंट और था कि ये जो 5 साल से ज़्यादा समय से हिंदुस्तान में रहते आए हैं, इसमें एक पॉइंट और है, 5 इयर्स। 5 इयर्स तो उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। मतलब 3 फैक्टर हो गया। एक, उन्होंने हिंदू, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट और सिख, जो 6 जो धर्मावलंबी हैं, उनके बारे में किया, लिखा। दूसरा, 3 कंट्री का उल्लेख किया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और तीसरा, उसमें टाइम फैक्टर क्या लगा है कि 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर को या उसके पहले, 31 दिसंबर 2014 के पहले अगर वो आए हैं। और हिंदुस्तान में तीसरा फैक्टर क्या है, टाइम फैक्टर, 5 साल से रहते आए हैं। ठीक है। तो ये 3 फैक्टर है। लेकिन इसमें उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम्स को उन्होंने छोड़ दिया, वो एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि नागरिकता उनको दे दी जाएगी, जैसे मैं अभी भी बता रहा हूं। नागरिकता देने का जो पार्ट है वो सेकंड स्टेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल बी एलिजिबल फॉर पिटिशनिंग या अप्लाई फॉर सिटीजनशिप। ये है, पहले ये अधिकार उनको नहीं था, क्योंकि चूंकि इलीगल इमिग्रेंट जो होता है, किसी देश में अगर घुसता है तो आप जानते हैं ना, उसके लिए जेल का प्रावधान है। उसके लिए फॉरेनर्स एक्ट में हम मुकदमा कायम कर सकते हैं, पासपोर्ट एक्ट में मुकदमा कायम कर सकते हैं, और उसको जेल भेज सकते हैं। पुलिस को पावर मिला हुआ है। लेकिन अब क्या हो गया, अब ये हुआ है कि जो इलीगल, जो गैर कानूनी ढंग से जो हिंदुस्तान में प्रवेश हुए हैं, तो वो भी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी संबंधित व्यक्ति को, ये कॉम्पिटेंट अधिकारी आफ्टर फुल इंक्वायरी, पूरी तरह से जांच करने, परख करने के बाद ही वो निर्णय लेगा कि क्या उन्हें हम नागरिकता दें या नहीं दें। ठीक है। इसमें जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, मुस्लिम को उन्होंने छोड़ दिया। CAA जो है वो मुस्लिम को छोड़ दिया है, या दोज पर्सन्स हु आर द एडियरेंट ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल्स। ठीक है। अब इसके छोड़ने का कारण भारत सरकार ने क्या बताया कि ये जो 6 जो धर्मावलंबी हैं, ये सताए हुए लोग हैं। दे हैव बीन प्रोसिक्यूटेड इन द मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री। प्रोसिक्यूटेड, सताए हुए को क्या बोलते हैं, प्रोसिक्यूटेड अंग्रेजी में। लेकिन
और दूसरा, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान के अलावा और कोई इंपॉर्टेंट देश नहीं है, जबकि इस्लामिक मुसलमानों के लिए 55 से ज़्यादा कंट्री है विश्व में, वो वहाँ जा सकते हैं। तो इसीलिए तीसरा फैक्टर जो लोगों का, जो मुस्लिम को जो छोड़ने का जो उन्होंने जो रीज़न बताया, तो उसके जो आलोचक हैं वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम में भी बहुत सारे सेक्ट हैं, जैसे शिया, सुन्नी। आप जानते होंगे कि शिया धर्मावलंबी किसको कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो किसी दिन मैं इस्लामिक हिस्ट्री पर अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ये व्हाट इज शिया, क्योंकि इस्लामिक हिस्ट्री हमारा पेट सब्जेक्ट रहा है और हमारा फेसबुक पर एक आर्टिकल भी है, बहुत ही रिसर्च किया हुआ, उसको आप देख सकते हैं, रैंडम एस्से के नाम से हम लिखते हैं उसमें, तो करीब 85 आर्टिकल उसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा आप बहुत सारे बोहरा वगैरह बहुत सारे समुदाय आप देखेंगे। बोहरा ये व्यापारी लोग हैं और अपने हिंदुस्तान में, गुजरात में बहुत ज़्यादा, खासकर दाहोद और उसके इलाके में पूरी वो वाणिज्य व्यवसाय में लगे हुए हैं। तो बहुत सारे सेक्ट हैं इस्लाम में भी, लेकिन सबसे जो डोमिनेंट सेक्ट है वो कौन है? सुन्नी, जिसकी आबादी इस्लाम में 80% है और 20% में शिया और शिया हैं, अहमदिया है, ठीक है। अब आपको जैसे कि मालूम है कि पाकिस्तान में अहमदिया लोगों को कितना ज़्यादा, उनको तो मुसलमान माना ही नहीं जाता है और उनके बहुत भारी टॉर्चर किए जाते हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से शिया और सुन्नी में ज़बरदस्त लड़ाई हुई है पाकिस्तान में, जिसमें कि बहुत सारे शियाओं का कत्लेआम किया जा चुका है, ठीक है। तो जो आलोचक हैं उनका ये कहना है कि आपने जो धर्म के आधार पर जो मुसलमानों को एक्सक्लूड किया, तो आप देखिए कि इस्लाम जो है उसमें केवल और केवल एक कंपोजिट धर्म नहीं है, इसमें विभिन्न सेक्ट, जैसे हिंदुओं में बहुत सारे सेक्ट हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, शैव हैं, स्मार्त हैं, जो मैं आपको हिस्ट्री के क्लास में बताया था। उसी तरह से इस्लाम में भी बहुत सारे सेक्ट हैं और जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं, कत्ल करते हैं। अहमदिया को तो मुसलमान ही नहीं मानते, उनको तो वो अपने मस्जिद में प्रवेश निषेध है उनका। वो गुलाम अहमद के डिसाइपुल हैं, शिष्य हैं, और गुलाम अहमद जो है वो अपने आप को प्रॉफिट मानता था कि मोहम्मद साहब तो प्रॉफिट, अंतिम प्रॉफिट थे मुस्लिम जगत में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं भी प्रॉफिट हूं। अब इस पर जो है सुन्नी जो मुसलमान है वो सब चिढ़ गए और उसके खून के प्यासे हो गए, ठीक है। तो इसके बारे में और हम डिटेल में आपको बात करेंगे। तो वो उसको, अहमदिया को तो मुसलमान मानने से ही इनकार करते हैं, उनको हेरेटिक्स कहते हैं, विधर्मी। ठीक है। तो आलोचकों का यह कहना है कि आपने जो मुसलमानों को जो एक्सक्लूड किया इस सीएए से, तो उससे जो शिया हैं, जो पाकिस्तान में हजारों की संख्या में मारे गए हैं, या अहमदिया को बुरी तरह से उनको धर्म से बहिष्कृत किया जा चुका है, वो किसी मस्जिद में घुस नहीं सकते, उनका कत्ल करते हैं। तो आपने ऐसा करके इन लोगों के, ये जो बाकी जो सेक्ट हैं उसके साथ में नाइंसाफी किया है। आपको क्वेश्चन ऐसे ही लिखना पड़ेगा, हम आपको एकेडमिक पर्पज से बता रहे हैं, जो आपको एग्जाम में अगर पूछेगा तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। लेकिन भारत सरकार का जो तर्क है, माने हमको पक्ष और विपक्ष दोनों बातें लिखना है, ठीक है। तो भारत सरकार का तर्क क्या था कि हिंदुओं के लिए या के लिए, अब आप कहेंगे, एक पॉइंट और मैं बता देना चाहता हूं कि केवल हिंदुओं के लिए अगर भारत सरकार ने किया होता, अगर इसका बेसिक पर्पस हिंदू ही है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अब जैन कहाँ है, पाकिस्तान में बहुत कम होंगे, या बुद्धिस्ट नेग्लिजिबल, पारसी तो आज़ादी के पहले थे भी कुछ लाहौर में, वो सब भाग गए।
और सिख तो आप जानते ही हैं कि सब लोग पार्टीशन के बाद में इधर हिंदुस्तान की तरफ आ गए, कुछ लोग हैं। मेन जो इसका फोकस है वो क्या है, जो हिंदू इमिग्रेंट जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा है और जो शासन है वो हिंदुओं के हित की बात करती है, आप लोग सब जानते हैं। तो अब शासन ने केवल हिंदू ही क्यों नहीं रखा, अब बाकी जो 5 हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, असली जो फायदा हो रहा है किसको हो रहा है, हिंदू को। लेकिन सरकार के साथ दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अगर आर्टिकल 14 जो आपने पढ़ा उसमें क्या लिखा है, राइट टू इक्वालिटी लिखा है कि नहीं, एंड द स्टेट शैल नॉट डिनाई इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एनीबॉडी, ये है ना लाइन। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे निर्णय आए हुए हैं जिसमें क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, वो किसी भी आर्टिकल में हो सकता है। तो अगर आप अब इसमें ये जो है ये वर्गीकरण है, अगर केवल हिंदू को ही ये रखते सीएए में तो ये हिट हो जाता और सुप्रीम कोर्ट इसको नल एंड वॉइड कर देता। अंडरस्टैंड माय पॉइंट, आप समझ रहे हैं मेरी बात को क्या बोल रहा हूं। ये कानूनी दांवपेच का मामला है, इस पर बहुत सारे लोगों का ध्यान नहीं गया होगा। अब इसीलिए उन्होंने क्लब किया 6 धर्मावलंबी को, ठीक है। चलिए, था कि हिंदुओं के पास में और अन्य जगह नहीं है जहां पर कि वो रह सकें। मुसलमानों के पास में 55 से ज्यादा देश हैं जहां पर वो रह सकते हैं। तो इसीलिए हमने सीएए कानून को हिंदुस्तान में लाया ताकि बहुत सारे लोग जो चोरी छिपे जो हिंदुस्तान में आ गए हैं और जलालत और जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं उनको हम इंसाफ देना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनको नागरिकता मिल जाएगी तो उनको राशन कार्ड बन जाएगा। अब नागरिकता जब मिलता है आदमी को और जो एलियन होता है विदेशी, दोनों में क्या फर्क होता है उसके बारे में अभी हम 2 मिनट के बाद में 10 मिनट के बाद में आपसे बात करेंगे कि व्हाट आर द स्पेशल प्रिविलेज ऑफ गेटिंग सिटीजनशिप। और एलियन से, विदेशियों से जो एक भारत का या किसी देश का नागरिक होता है, खासकर हम अपने देश के परस्पेक्टिव में बात करेंगे तो उसमें क्या क्या फर्क होता है वो हम अभी आपको डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। एक बात जो क्रिटिक ने जो यहां इस एक्ट पर जो लगाया कि ठीक है, आपने कहा कि ये प्रोसिक्यूटेड होते रहे, सताते हुए हिंदुओं को या सिख को या दूसरे धर्मावलंबी को इन तीनों देश में सताया जा रहा था, तो आपने सीएए में जो सताने का वर्ड है प्रोसिक्यूशन, ये वर्ड तो लिखा ही नहीं है। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि सताए जा रहे थे, ऑन व्हाट बेसिस? क्योंकि वो मुसलमान, हाँ ये सबको मालूम है, ये हर बच्चा को मालूम है कि पाकिस्तान जब बना तब जैसे मैंने अभी कहा आपको कि 23% से ज्यादा हिंदू वहां पर थे। लेकिन अभी 70-72 साल के दरमियान हम क्या पा रहे हैं कि हिंदू मात्र जो है वहां पर 3 से 4% रह गया है, ठीक है। और सारे या तो भाग गए हैं या उनको मुसलमान में या इस्लाम में कन्वर्जन कर दिया गया है, या वो दूसरे देश भाग गए हैं, या वो हिंदुस्तान आ गए हैं। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? पॉपुलेशन इतना कैसे घटेगा? हिंदुस्तान में तो मुसलमानों का पॉपुलेशन नहीं घटा। जो मुस्लिम जो आज़ादी के समय में मुश्किल से उनका जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन था 47 में, वो 8 से 10% था। अभी उनका जो परसेंट ऑफ पॉपुलेशन कितना हो गया? 16% के लगभग हो गया। तो जो राइज जो हुआ है, अगर हिंदुस्तान की सरकार भी आज़ादी के बाद से उनको प्रोसिक्यूट करती, परेशान करती, सताती, तो क्या उनकी आबादी बढ़ती क्या? एक और पॉइंट है जो क्रिटिक्स कहते हैं कि ठीक है, आपने मुसलमान जो है उसको आपने एक्सक्लूड किया, तो आपने तमिल को, तमिल तो जो है हिंदू हैं। श्रीलंका में 2 प्रकार के धर्मावलंबी लोग रहते हैं। एक जो दक्षिणी हिस्से में जहाँ पर कोलंबो है उसके इलाके में कौन रहते हैं? बौद्धिस्ट। और जो तमिल जो इलाका जिसको तमिल एलम कहते हैं, तमिल राज्य जो अपने तमिलनाडु से सटा हुआ इलाका है, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न श्रीलंका। उसमें कौन लोगों की बहुतायत है? हिंदुओं की, तमिल हिंदुओं की।
अब तो ये भी तो बहुत सताए हुए हैं। और आपको मालूम है कि श्रीलंका भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है और उन्होंने अपने आप को प्रोक्लेम किया हुआ है कि हम बुद्धिस्ट कंट्री हैं। तो वहाँ पर जैसे कि अभी एलटीटी का जो बहुत सारा आपने देखा होगा कि 20-25 साल तक वहाँ पर ज़बरदस्त टेररिस्ट या आतंकवादी घटना हुई प्रभाकरण के नेतृत्व में। उसके बाद अभी जो वहाँ पर शांत का माहौल हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी भी जब हिंदुओं को वहाँ सताया जाता तो उसके लिए आपने इसमें प्रावधान क्यों? मैंने वाई श्रीलंका हिंदूज वेर नॉट इंक्लूडेड इन दिस CAA, दिस इज द कंप्लेन। इसके अलावा जो म्यांमार, जो जिसको कि पहले बर्मा कहा जाता था, वहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान, ठीक है, उसको वहाँ की सरकार, वहाँ भी बुद्धिस्ट जो है वो मेजोरिटी में है बर्मा में, तो रोहिंग्या जो मुसलमान हैं उनको बेदखल कर दिया। और आपने टीवी वगैरह में देखा ही होगा कि किस तरह से वो समुद्र के रास्ते से भाग करके बांग्लादेश में और विश्व के अन्य जगहों में उन्होंने शरण लिए हुए हैं। बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में भी आए हुए हैं। तो भारत सरकार ने क्या कहा कि नहीं, ये दे आर द नेशनल थ्रेट, ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए हम इस कानून में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। भारत सरकार ने यह कहा कि जहाँ तक हिंदू तमिल का प्रश्न है तो इसके लिए हमने 80 और 90 के दशक में उनके लिए अलग से प्रावधान किया हुआ है, तो फिर अलग से पुनः अब दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और जब समस्या बढ़ेगी तो फिर देखेंगे। अभी तो वहाँ पर आतंकवादी घटना हो नहीं रही है और हिंदू को परेशान तो हो नहीं रहा था, पहले 80-90 के दशक में हो रहा था, तो उसके लिए हमने कानून बनाए थे। अभी भी बहुत सारे रिफ्यूजी जो वहाँ पर रह रहे हैं तमिलनाडु में, जो श्रीलंका के हिंदू जो उस समय में, उस पीरियड में जो भागे थे। भारत सरकार ने यह भी प्ली लिया कि क्लासिफिकेशन के तहत में, वर्गीकरण के तहत में, ये हमारा अधिकार बनता है कि हम किसको CAA माने सिटीजनशिप राइट दें या नहीं दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, दोज पर्सन हु आर विक्टिम, ठीक है। अब CAA और NRC, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, NRC मतलब क्या होता है? नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजनशिप। अब ये NRC बनाने का प्रावधान तो सभी देशों में है। भाई अपने देश के सरकार, कोई भी देश के देख सकती है कि हमारे देश में कौन कौन लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, उनकी संख्या क्या है, वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या किसी धर्म के हैं। जैसे हम जनसंख्या कर माने सेंसस हर 10 साल पर हमारे देश में होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब CAA और NRC को दोनों को जोड़ दिया जाएगा, जैसे NRC प्लस CAA, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन होगा। इसके कारण से आप देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में इसके लिए बहुत ज़बरदस्त आंदोलन हुआ CAA के कारण से। दिल्ली में आपने देखा 4-5-6 महीने तक, और उससे ज़्यादा आंदोलन आसाम में हुआ, ठीक है। ये क्यों है, इसका मतलब क्या होता है? अब मान लीजिए कि NRC में मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, एक मुसलमान है, उसको बताया गया कि भाई आप नागरिक नहीं हो, मैंने रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि वो इमिग्रेंट है, मैंने बांग्लादेश से वो आया हुआ है। बांग्लादेश जो पहले पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान, उससे वो आसाम आया हुआ है। मान लो वो सैफुद्दीन है, एक नाम लिख लेते हैं सैफुद्दीन। जांच करने के बाद NRC लागू होने के बाद में पता चला कि सैफुद्दीन जो है वो हिंदुस्तान का सिटीजन नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट है, ठीक है। अब CAA क्या कहता है, जो आपको मैंने अभी बताया, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है कि ये 6 धर्मावलंबी जो हैं वो उसको तो हम देंगे अगर वो चोरी छिपे भी आया है, लेकिन अगर कोई मुसलमान आया है तो उसको हम नागरिकता नहीं देंगे। तो जब NRC में, तो जब रजिस्टर का जांच हुआ, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप,
तो उसमें पता लगा कि सैफुद्दीन के पास में तो कोई नागरिकता है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में जब सीए अभी 2019 में जो लागू हो गया, तो अब हम सीए इस सैफुद्दीन पर लागू कर देंगे, तो क्या होगा, सैफुद्दीन का क्या पोजीशन आएगा, ही विल बी इन जेल। कैसे होगा जेल, या वो शेल्टर होम में उनको जाना पड़ेगा। कैसे, कि उनको नागरिकता तो हम दे ही नहीं सकते हैं एज पर द फॉरेनर्स एक्ट, वो या तो जेल जाएंगे या उनको कैंप में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एनआरसी से सिद्ध हो गया कि ही दैट पर्सन सैफुद्दीन इज इलीगल इमिग्रेंट इनटू इंडिया एंड ही हैड स्निक्ड फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया। ये क्लियर हो गया जांच में। अब सीएए का फायदा मुसलमान को तो मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो फॉरेनर्स एक्ट में कानून, हिंदुस्तान का कानून क्या बताता है कि अगर कोई चोरी छिपे हिंदुस्तान में आएगा बिना वैलिड पासपोर्ट के, बिना वीजा का, तो क्या होगा, उसके खिलाफ में मुकदमा पंजीबद्ध करना होगा। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, सैफुद्दीन को जेल में भेजना होगा, या सरकार जो है वो क्या बोलते हैं उसको, शेल्टर होम। इतने तो अगर मान लीजिए 2 लाख लोग निकल गए, फिर क्या होगा, जैसे अभी एनआरसी सरकार ने जो जांच कराई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसमें क्या निकला, 19 लाख लोग जो है इलीगल इमिग्रेंट आसाम में निकल गए, और उसमें 13-14 लाख तो हिंदू निकल गए, बाकी 5-6 लाख जो है मुसलमान निकल गए। अब इतने लोगों के लिए तो जेल की व्यवस्था तो है नहीं भारत सरकार के पास में, तो वो बोले कि ये जो है कैंप हम बनाएंगे और उसी कैंप में इनको रहना होगा। आप समझ रहे हैं। और उस समय में तो टीवी में बहुत जोर शोर से चल रहा था कि भारत में 6 बड़े बड़े कैंप का निर्माण हो रहा है। अब उसमें कितनी सच्चाई है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये उस समय में पेपर वगैरह में चल रहा था। खैर, तो अब सीए जब हम सैफुद्दीन पर अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, सैफुद्दीन चले जाएंगे जेल, या सैफुद्दीन जो है मैंने फॉरेनर्स एक्ट में या पासपोर्ट एक्ट में, और उसके बाद में यदि सरकार के पास में जेल में स्थान नहीं होगा, जगह नहीं होगा, तो उनको एक कैंप में रखा जाएगा पूरे लाइफ लॉन्ग, या उनको जहां से वो आए हैं बांग्लादेश से, तो उनके सरकार से बात करके उसको डिपोर्ट करने का प्रयास किया जाएगा। और बांग्लादेश ने कह दिया कि नहीं, हमको सैफुद्दीन आदमी को हम नहीं जानते हैं, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, हम उसको नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये भी कह सकता है ना सरकार, वहां की सरकार। आप क्या करोगे, तो आप डिपोर्ट भी नहीं कर सकते हो, दूसरे कंट्री में आप भेज नहीं सकते हो भाई। किसी भी दूसरे कंट्री में, या कंट्री ऑफ ओरिजिन वाला ने मान लो मना कर दिया, तो क्या होगा, आप नहीं जा सकते। फिर दूसरे कंट्री में भी आप नहीं भेज सकते हो बिना उसकी सहमति के। तो आपको अपने देश में ही व्यवस्था करना होगा। देश में व्यवस्था करने के जेल की व्यवस्था है, और जेल में आपको इतना कैपेसिटी नहीं है कि आप अगर मान लीजिए 2 लाख 4 लाख लोग इलीगल इमिग्रेंट में पकड़े जाएं, तो आप कहां रखोगे। जेल तो ऑलरेडी पहले से ओवर क्राउडेड है। आप किसी दिन मैं आपको क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत में आपको बताएंगे कि जो उसके जो 4 भाग होते हैं उसमें एक तो जेल भी है ना, उसकी क्या क्या दुरावस्था हैं, क्योंकि मैं जेल का बहुत गंभीरता से अध्ययन किया हुआ हूं, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे डिटेल में कि व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ जेल्स। तो अब हिंदुस्तान का जेल तो ऐसे ही भरा पड़ा है, तो उसके लिए तो आपको अलग से कंसंट्रेशन कैंप वगैरह सब बनाना होगा, शेल्टर होम बनाने होंगे जहां पर उन्हें लाइफ लॉन्ग रखना होगा। तो इसी कारण से जो है वहां पर, लेकिन अब मान लीजिए सैफुद्दीन तो मान लो ये मुसलमान है, मान लो राम प्रसाद है हिंदू, यहां पर राम प्रसाद हम डाल देते हैं, तो एनआरसी प्लस सीए के कॉम्बिनेशन से क्या होगा, व्हाट विल हैपन, टेल मी। एनआरसी में पता लगा कि ये राम प्रसाद जो है वो बांग्लादेश से आज से 40 साल पहले आया, ठीक है, और बिना वैध वीजा के, पासपोर्ट के आया, चोरी छुपे आया। ये एनआरसी के जांच में पता लग गया, रजिस्टर में दर्ज हो गए कि ही इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया बट ही इज इलीगल इमिग्रेंट फ्रॉम बांग्लादेश, ठीक है। ये कौन बताया मुझे, एनआरसी ने। नाउ आई विल अप्लाई सीएए ऑन हिम, व्हाट विल हैपन,
ये होगा कि राम प्रसाद जो है उसको वो अप्लाई करने का ही नाउ ही बिकम इलिजिबल होगा। अब सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि नागरिकता मिल जाएगी, ये एलिजिबल होगा क्योंकि ये फुलफिल कर रहा है कि 5 साल से ज़्यादा समय से हिंदुस्तान में रह रहा है, ये एनआरसी ने हमें बता दिया। दूसरा, ये हिंदू है, ये भी हमें बता दिया। ये बांग्लादेश से आया हुआ है, ये भी बता दिया, ठीक है। और हिंदू, ठीक है, जाति भी मैंने धर्म हिंदू है, ये एलिजिबल हो गया सीएए के तहत में। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जांच करने के बाद में उसको अगर सक्षम पाता है कि अगर चोर नहीं हो, उचक्का नहीं हो, फ्रॉड नहीं हो, वहाँ का सजायाब ना हो। कभी कभी लोग कहते हैं कि फांसी की सजा मिल जाती है या आजीवन कारावास मिल जाती है, तो लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं, एब्सकॉन्ड करते हैं उस इलाके से, ठीक है। एब्सकॉन्डर उसको बोलते हैं भगोड़ा, इसके कानून की भाषा में, जिसको सीआरपीसी में 82-83 में हम लोग कार्रवाई करते रहे हैं, उनके जब्ती कुर्की करते रहे हैं उनके घर का, ठीक है। तो एब्सकॉन्डर नहीं हो, ये सारे चीज अगर नहीं है तो उसको नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन सैफुद्दीन के साथ क्या हुआ? यस, अभी जो आसाम के जो आसामी जो लोकल लोग हैं, आसामी जो आप जानते हैं उनका जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, तो उसमें जो आसाम के जो लोकल लोग हैं वो मुसलमान से परेशान नहीं हुए, वो परेशान हुए बंगाली हिंदुओं से। जैसे कि अभी आपने देखा, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो वहाँ पर जो जांच किया गया आसाम में, तो 19 लाख इलीगल इमिग्रेंट मिले, ठीक है। अब उसमें से पाया गया कि 13-साढ़े 13 लाख जो है वो हिंदू हैं, और वो कौन है? बंगाली हिंदू, और बाकी लोग मुसलमान हैं। अब इससे क्या हुआ है, आसाम का जो पूरा डेमोग्राफिक कंपोजिशन है वो चेंज हो गया है। लोकल आसामी लोगों को ये लगता है कि इससे हमारा जो यहाँ पर जो प्रभुत्व है वो खत्म हो जाए, और ये बाहरी लोग हमारे संसाधन को कब्जा कर लेंगे और पॉलिटिकली पावरफुल हो जाएंगे। जैसे त्रिपुरा में बंगाली हिंदुओं ने कब्जा कर लिया। अगर आप त्रिपुरा का यदि डेमोग्राफिक कंपोजिशन देखेंगे आज की तारीख में, तो आपको क्या पाते हैं कि बंगाली जो हिंदूज हैं दे हैव बिकम इन मेजॉरिटी, और जो लोकल जो पीपुल हैं वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं दे हैव बीन रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी। अब आज की तारीख की सच्चाई ये है कि वहाँ पर जो मुख्यमंत्री या जो पावर, जो डिसीजन मेकर हैं, वो किसके हाथ में है सत्ता? बंगाली हिंदुओं के पास में, ठीक है। तो इससे वो घबरा रहे हैं, इसीलिए उन्होंने जो है इसका विरोध किया, और वो मुसलमान के खिलाफ नहीं, हिंदुओं के खिलाफ, खास करके बंगाली हिंदुओं के खिलाफ, ठीक है। और यहाँ पर जो दिल्ली में जो हो रहा था धरना प्रदर्शन, ठीक है, मुसलमान लोग जो कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमको अधिकार दो, कि हमें क्यों आप मरहूम कर रहे हो, हमने इस देश को स्वेच्छा से चुना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं। ये विवाद का मुद्दा है जो आपको मैंने अभी क्लियर करके बताया कि सैफुद्दीन और राम प्रसाद का उदाहरण देकर के मैंने बताया कि हाउ एनआरसी प्लस सीएए इज ए डेडली कॉम्बिनेशन, जब दोनों को आप जोड़ते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को कहना पड़ा, जब अमित शाह ने कहा कि 2024 तक हम एनआरसी बना लेंगे पूरे देश के लिए। अभी एनआरसी केवल आसाम के लिए बना हुआ, ठीक है, 1951 से लेके, ठीक है। उस समय में भी देखा गया कि बहुत सारे लोग मुसलमान या हिंदू, मैंने खास करके हिंदू, बांग्लादेश से भाग भाग करके वहाँ आसाम में घुस गए थे, और करीब उनकी तादाद 1.6 मिलियन, माने करीब 16 लाख लोग अंदर चले गए थे आसाम में, ठीक है। तो वहाँ पर हमेशा इलीगल इमिग्रेंट की समस्या रही है। तो इसीलिए जब अमित शाह ने, होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम पूरे देश में 2024 तक एनआरसी लागू कर देंगे, और इसका बहुत भारी बवाल होने लगा, तो प्रधानमंत्री को पब्लिकली आके कहना पड़ा कि ऐसा कोई हमने निर्णय अभी नहीं लिया है, ठीक है। अब दोस्तों, अब हम आएंगे कि सिटीजन और नॉन सिटीजन, ये दोनों में अंतर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है।
पहला, हमने ये कहा था कि आर्टिकल 14 का जहाँ तक सवाल है, ताल्लुकात है, तो जो सिटीजन है, नागरिक, और जो विदेशी हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। कैसे नहीं अंतर है? कि अगर कानून का जो संरक्षण है वो सबको समान है। मैंने एक दिन आपको बताया था कि रूल ऑफ लॉ जो है वो सब पर लागू है। अगर कोई विदेशी हिंदुस्तान में आता है और उसके साथ में मारपीट होती है, तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह सकते क्योंकि विदेशी के साथ मारपीट हुआ है इसीलिए उसको प्रोटेक्शन नहीं प्राप्त है। अगर कोई हिंदुस्तानी उसके साथ में मारपीट करता है तो ऐसी स्थिति में वो ऐसे ही सजा उसको मिलेगा जैसे उसने किसी हिंदुस्तानी की मारपीट की हो या उसकी हत्या की हो। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया नागरिकता कानून में कि यहाँ भी सरकार क्लासिफिकेशन कर सकती है और क्लासिफिकेशन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। जैसे मैंने अभी कहा, ये भारत सरकार ने जो अभी प्ली लिया और मुसलमानों को जो हटा दिया, इसमें से ये क्या है? ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, कि मैं हिंदुओं को और ये 6 जो बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, इनको मैं अलग कैटेगरी का मान रहा हूं बिकॉज दे हैव बीन प्रोसिक्यूटेड इन द इस्लामिक डोमिनेटेड कंट्री। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे आर्टिकल हैं फंडामेंटल राइट्स जो कि विदेशियों को नहीं मिल सकते। जैसे इन पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो विदेशियों को नहीं दी जा सकती है। इन पॉइंट ऑफ मूवमेंट विद इन द कंट्री विदेशियों, हालांकि हिंदुस्तानी को भी, नागरिक को भी नहीं दी जा सकती है, लेकिन उन पर ज़्यादा रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। और जैसे कि इसमें आपने देखा होगा कि रेसिडेंस, जो आर्टिकल 15 है उसमें रेसिडेंस का कोई विधान नहीं किया गया। तो अब राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो रेसिडेंस के तहत में डिस्क्रिमिनेट करे। जैसे कि राज्य सरकार ये कह सकती है कि फलना फलना पद जो है वो केवल जो है जो वहाँ के बासिंदे हैं उसी के लिए वो सुरक्षित है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन नहीं है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? कि अगर आप आर्टिकल 15 को पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, माने धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जहां पर आप पैदा हुए, या लिंग, लेकिन नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ रेसिडेंस। इस रेसिडेंस का प्रावधान नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट जो एम्प्लॉयमेंट का जहां तक सवाल है तो उसमें जो सिटीजन और नॉन सिटीजन, ये दोनों के अलग अलग मापदंड हो सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से मूवमेंट, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हिंदुस्तानी जो यहाँ के नागरिक हैं वो भी मिजोरम बिना लाइसेंस और परमिट के नहीं जा सकते हैं। जैसे अबूझमार का जो इलाका है जो बस्तर में है, जहाँ पर कि अभी भी मुरिया जाति के जो आदिवासी हैं, मुरिया आदिवासी, जाति वर्ड नहीं कहेंगे, तो वो अभी भी प्रिमिटिव स्टेज में रह रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उस इलाके में आप प्रवेश नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन जो विदेशी है उसके लिए हो सकता है कि हम उसको पटना जाने से मना कर दें। हो सकता है कि वहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि हम कह सकते हैं कि आप यहाँ नहीं आ सकते। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंसेज हैं। तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप, जैसे कि नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं बताओ आप, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। एनीबॉडी कैन टेल मी। नागरिकता प्राप्त करने के 4 तरीके हैं। पहला है बर्थ, माने जन्म, और अपने हिंदुस्तान में क्या है कि 26 जनवरी 1950 ए पर्सन बॉर्न इन इंडिया ऑन और बिफोर 26 जनवरी 1950 बट बिफोर 1 जुलाई 1987 इट इज सिटीजन, ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो व्यक्ति, हालांकि बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपको याद करना होगा, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स इसमें लगाए गए हैं और ये कोई मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं वही चीज़ आपसे बात कर रहा हूं जिसमें कि मुझे समझाने की जरूरत है, जिसमें कि आप किताब पढ़ करके अध्ययन कर सकते हो, वो उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कोचिंग पर्पस मकसद भी उसका वो नहीं है। अगर कोई उसी चीज़ को रेपिटेशन करता हो तो गलत कर रहा है मेरे विचार से। आई जस्ट वांट टू
क्लियर द कंसेप्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहला तो ये है। दूसरा है डिसेंट। डिसेंट मतलब ये पर्सन बॉर्न, जो आपके माँ बाप अगर हिंदुस्तानी हों, आप उनके बच्चे हों, तो उस आधार पर भी आपको, डिसेंट के आधार पर आपको नागरिकता मिल सकती है। और तीसरा क्या है? रजिस्ट्रेशन। अगर कोई नागरिक माने जो बाहर में रहता है और उसने अपने देश में रजिस्ट्रेशन कराया है और वो हिंदुस्तान इंडियन ओरिजिन का आदमी है, माने पहले के उसके बाप दादा जो है वहाँ हिंदुस्तानी थे और वो मान लो अमेरिका चला गया, अब वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता कि मैं हिंदुस्तान का नागरिक बनना चाहता हूँ, तो ऐसा वो कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको 7 साल जो है ना हिंदुस्तान में रहना होगा। ठीक है। इसी तरह से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से यह एक प्रोसेस होता है नेचुरलाइजेशन। तो नेचुरलाइजेशन की भी प्रक्रिया है। तो 4 प्रकार के प्रक्रिया हैं, जिसको आप डिटेल में आप उसको पढ़ लीजिएगा। हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब किताब में लिखा हुआ है। तो आपको अगर अभी जो सिटीजनशिप प्राप्त करने के 4 प्रकार हैं, पहला है बर्थ, दूसरा है डिसेंट, तीसरा है रजिस्ट्रेशन, चौथा है नेचुरलाइजेशन। ये 4 प्रकार, 4 तरीके से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा नागरिकता को कैसे खत्म कर सकते हैं? रिन्यूंसिएशन। आप स्वतः मान लीजिए आप अमेरिका चले गए, आपने कहा कि नहीं हमको हिंदुस्तानी नागरिकता नहीं चाहिए, आपने छोड़ दिया, एप्लीकेशन दे दिया, तो उससे भी रिन्यूंसिएशन माना आपने खुद छोड़ दिया, उससे भी आपकी नागरिकता चली जाएगी। दूसरा, भारत सरकार आपकी नागरिकता को टर्मिनेट भी कर सकती है। टर्मिनेशन में खत्म। यदि आप गैर कानूनी गतिविधियों में पाए गए तो आपकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। और तीसरा डिप्राइवेशन। अगर आपने दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लिया है तो ऐसी स्थिति में यदि मान लो हम हिंदुस्तान के सिटीजन हैं और मैंने अमेरिका जाकर के वहाँ पर नागरिकता प्राप्त कर लिया, तो स्वतः जो है हमारी नागरिकता यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है। ये 3 तरीके हैं नागरिकता खोने का। तो आगे हैं। तो अभी जो है दोस्तों इसके बारे में हम और डिटेल में व्याख्या प्रस्तुत करेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो हम दूसरे टॉपिक पर क्रॉस ओवर करेंगे। ठीक है। हालांकि अभी जो ज्वलंत मुद्दा है वो सीए और एनआरसी की है और क्वेश्चंस आपको यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है। आपको ये केवल ध्यान में रखना है, ये पार्ट 2 में लिखा हुआ है सिटीजनशिप। 1955 में सिटीजनशिप कानून बनाया भारत ने, ये याद रखना है। उसके क्या क्या महत्वपूर्ण जो इंग्रेडिएंट है वो आपको याद रखना है। आपको ये लिखना है कि जो संविधान सभा ने जो सिटीजनशिप के बारे में जो बताया वो केवल एक बेयर एक्ट के रूप में बताया, उसमें डिटेल में वो नहीं गया। ठीक है। 1950 का जो हमारा संविधान जो है उसमें सिटीजनशिप के बारे में उन्होंने क्या किया, पार्लियामेंट पर उसका पूरा जो है ना उसका पावर डेलीगेट कर दिया कि ये विस्तार में पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया जाएगा। ठीक है। उसी के तहत में भारत सरकार ने 1955 में कानून बनाया। तो दोस्तों उसको आपको देखना होगा। और दूसरा, अभी जो सीएए एनआरसी का जो विवाद चल रहा है तो इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। तो मेरे से जितना संभव हुआ मैंने आपको बताया।